हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम जैव प्रक्रम में आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको जो हमारा न्यूट्रिशन का टॉपिक था, यानी कि जो हमारा पोषण का जो पूरा टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो है श्वसन के बारे में। तो हेडिंग डालिए श्वसन के बारे में। देखिए, श्वसन क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैव प्रक्रम, पूरा जैव प्रक्रम होने के लिए हमें कोई 4 प्रोसेस करनी होती हैं। पहली प्रोसेस जो थी वो हमने पढ़ ली पोषण के बारे में। आज हम दूसरी की बात करते हैं श्वसन के बारे में। तो जो श्वसन है, श्वसन क्या है? ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना, यही हमारा श्वसन का कार्य है। लेकिन क्या एक्चुअल में सिर्फ यही कार्य है? इसके आगे होता क्या है, वो सारा कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, श्वसन क्या है? श्वसन, जब हम खाद्य पदार्थ को जब भी हम ग्रहण करते हैं तो उसके बाद ऑक्सीकरण के द्वारा हमें, हमारे शरीर को क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। तो ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत चाहिए। ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो हमें इसलिए क्या करना होता है? वायु को अंदर खींचना होता है, जिसे हम श्वसन अभिक्रिया कहते हैं। वायु को खींचना, ऑक्सीजन को लेना और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। पदार्थ के, जब हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ को ग्रहण करते हैं, उस पदार्थ के अंदर से ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, हम ऊर्जा को लेने के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ताकि ऑक्सीकरण हो सके, जिसके कारण क्या होगा? हमें ऊर्जा मिलती है। अब श्वसन में हमें क्या पढ़ना है? हमने अभी तक लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि हमें जो ग्लूकोज होती है, जिसका क्या फॉर्मूला था ग्लूकोज का? C6H12O6, ये ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज जो है हमारी, वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, किस में? पायरुवेट में। किस में? पायरुवेट में। तो ये हमारी टूट जाएगी पायरुवेट में, जिसका फॉर्मूला होता है C3H6O3, जिसे हम ये बोलते हैं कि ये 6 कार्बन वाला मोलिक्यूल यानी कि अणु होता है, और ये हमारा 3 कार्बन वाला अणु होता है। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें प्लस में क्या निकलती है? इसमें प्लस में ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा। फिर पायरुवेट का काम होता है। देखिए क्या हुआ, जो ग्लूकोज है हमारी, ग्लूकोज टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, किसमें? पायरुवेट में। अब पायरुवेट से 3 हमारी अभिक्रियाएं होती हैं। तीनों अभिक्रियाएं ऑक्सीजन के द्वारा देखी जाती हैं। एक तो अभिक्रिया होगी हमारी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी जब ऑक्सीजन ना हो। दूसरी हमारी होगी ऑक्सीजन की कमी में, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। और तीसरी होगी हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तीनों ही केस में हम देखेंगे कि कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, क्या क्या वहां पर उत्पाद बनते हैं और कैसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए, जो पायरुवेट है, यहां से हमारी 3 अभिक्रियाएं निकलकर आती हैं। पहली जो हमारी होगी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, यानी कि जब ऑक्सीजन ना हो। दूसरी होगी ऑक्सीजन की कमी में, और तीसरी होगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। अब अनुपस्थिति में देखिए क्या बनता है। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तब यहां पर हमारे इथेनॉल, ठीक है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में ऊर्जा, ये निकलता है। इथेनॉल निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और क्या बनेगा? ऊर्जा बनती है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की कमी में। ऑक्सीजन की सारी चीजें हम देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी में क्या बनेगा हमारा? इसमें बनता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, यानी लैक्टिक एसिड जो होता है वो बनता है, और प्लस में निकलती है ऊर्जा। तीसरे केस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? इसमें बनती है हमारी, क्या क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल का निर्माण होता है, और ऊर्जा होती है, और ये ऊर्जा होती है एटीपी की फॉर्म में। अब ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर को समझते हैं कि क्या होता है। दरअसल होता यह है
कि जो हमारी कोशिका होती है, मान लीजिए वो हमारी कोशिका है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें जो द्रव भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये होता है कोशिका द्रव। क्या होता है? कोशिका द्रव। ठीक है, ये हमारा इसमें होता है। अब ध्यान से देखिए, जब हमारा ग्लूकोज जो है, जब हमारा ग्लूकोज बदलता है किस में? पायरुवेट में, तो वहां से ऊर्जा निकलती है। यहाँ ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ ऑक्सीजन का कुछ नहीं लेना देना होता, सिर्फ डायरेक्ट हमारा ये बदलेगा पायरुवेट में। पायरुवेट से हमारी 3 रिएक्शन होती हैं। एक होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि जब ऑक्सीजन ना हो। एक होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण, जब कम ऑक्सीजन हो। और एक होती है हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट होती है। तो पहली स्थिति में क्या होता है? इसमें इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊर्जा, जैसे ईस्ट में होता है। ये किस में? ईस्ट के लिए जब देखते हैं, इसका उदाहरण हो गया ईस्ट में। दूसरा जो ये हमारी होती है, देखिए ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनती है। यहां पर क्या होगा? ये होती है हमारी किस में होगी? ये हमारी कोशिका द्रव में, ये जिसको हम बोलते हैं मांसपेशियों में। और ये जो है हमारी, ये होती है, ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ध्यान से देखिएगा, दरअसल क्या हुआ, जो ग्लूकोज है उससे हमें एनर्जी मिलती है जब हम उसको ऑक्सीजन के साथ, मैंने बताया ना, ऑक्सीकरण जब उसका करते हैं। लेकिन जब ये ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाता है, हमारे शरीर के अंदर जब ये ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाता है, पायरुवेट जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तब क्या होता है, वहां से ये 3 चीजें निकल कर आती हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। यहां से भी हमें ऊर्जा मिल जाती है, जैसा कि ईस्ट में देखने को मिलता है। अब ईस्ट क्या है? जैसे आपने देखा होगा, जो हमारे ब्रेड वगैरह बनाए जाते हैं ज़्यादा स्पंजी हो जाते हैं। ठीक है, उसमें ईस्ट जो होता है, ईस्ट के कारण ये रिएक्शन होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जब उसको गर्म कर दिया जाता है तो उसके अंदर से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण उसमें बहुत जगह बन जाती है, जब वो गर्म हो रहा होता है बहुत जगह बन जाती है, और उस स्पेस के कारण वो स्पंजी बन जाता है। वो बहुत ज़्यादा क्या बन जाता है? स्पंजी बन जाएगा बहुत ज़्यादा। ऐसे ये हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ये ईस्ट में देखा जाता है। ऑक्सीजन की कमी में जब हम देखते हैं तो इसमें बनता है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। दरअसल ये कहाँ कैसे होता है? देखिए, जैसे हम कभी भी भागते हैं या ज़्यादा कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ऑक्सीजन ली जाए। ठीक है, हम सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले और ऑक्सीजन ले। क्यों? हम हांफना शुरू कर देते हैं, हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उस केस में क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जब हमें ऊर्जा की भी आवश्यकता हो रही है तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उस कारण क्या होगा, लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनती है। यहाँ भी ऊर्जा बनेगी। देखिए, ऊर्जा आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है, लेकिन लैक्टिक अम्ल क्या करता है, लैक्टिक जो हमारा अम्ल है वो क्या करेगा, ये क्रैम्प्स बनाना स्टार्ट कर देगा। यानी कि हमारी मांसपेशियां जब पेन करती हैं, जैसे हम भागते हैं, भागने के बाद हम हांफना शुरू कर देते हैं, हमारी मांसपेशियां पेन करना स्टार्ट कर देंगी, दर्द करना स्टार्ट कर देती हैं। इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर क्रैम्प्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, लैक्टिक अम्ल ज़्यादा बन जाता है। ज़्यादा लैक्टिक अम्ल बनने के कारण क्या होता है, हमें क्रैम्प्स का मतलब कि बहुत सारी ऐसी मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा, और ये होता है मांसपेशियों में। इसलिए जो हमें पेन होता है वो मांसपेशियों में सबसे ज़्यादा होता है जब हम कोई भी कार्य को करते हैं, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कब मिलेगी, जब हमारा पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ क्या करे, रिएक्शन करे। मतलब कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें क्या दे, ऊर्जा को हमें देता है। लेकिन उस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और तब क्या होता है, हमारा मांसपेशियों में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल बहुत ज़्यादा बनने लगता है। तीसरा केस देखते हैं कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है और ऊर्जा। इसमें 3 चीजें निकलती हैं। ये तीनों की तीनों चीजें मनुष्य के लिए बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये सारा केस हम देख सकते हैं मनुष्यों के लिए। किसके लिए? मनुष्य के लिए।
कि जो मनुष्य है उसमें तीसरी ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसको यहाँ पर जो ऊर्जा निकलती है ये एटीपी की फॉर्म में निकलती है। एंडोसाइन हमारा होता है ट्राइफॉस्फेट, एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हमारा होता है, इस अणु की फॉर्म में हमारी ऊर्जा बाहर निकलती है, मतलब हमें ऊर्जा प्राप्त की प्रदान की जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी में, अब इसका कोई ऐसा एग्जाम्पल जो हमारे, हम देखते हैं ये तो हमारे अंदर हो गया, जो मछलियाँ हैं, मछलियाँ जो है ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है जल में ऑक्सीजन घुली होती है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होती है और मछली इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देती है। तो ये तो हो गया हमारा तीनों पायरुवेट के बारे में, बदलने के बारे में। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये जो दोनों की दोनों हमारी प्रोसेस हैं, ये हमारी होती हैं कोशिका द्रव में, और ये हमारी कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, ये सेल, फिर इसी के द्वारा फिर जैसे ही हमें यहाँ से एनर्जी मिलती है, ठीक है, ये सेल हमारी चलती जाती है, क्योंकि पूरे के पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं, यहाँ से वहाँ जाती रहती हैं, तो पूरे शरीर में भ्रमण करने के बाद फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकली हैं उसको निकाल देती हैं, फिर वो हमारे फेफड़ों से, वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे बाहर निकलती है, और ऊर्जा जो है वो अवशोषित कर ली जाती है। तो ये तो था हमारा इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि जो ये एनर्जी है जो श्वसन के कारण हमें मिलती है, श्वसन के बाद ऑक्सीकरण के कारण जब हमें मिलती है, तो ये किस प्रकार से मिलती है। जैसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, दो प्रकार से देखा जाता है, एक तो जलीय जीव जंतु और एक स्थलीय जीव जंतु। जो जलीय जीव जंतु हैं, जो जल में रहने वाले हैं, उनको देखिए, वो भी जीवित प्राणी है, तो वो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जैसे मछलियां, मैंने आपको बताया, वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को लेती हैं, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेती हैं बहुत। क्यों? क्योंकि उस जल के अंदर ऑक्सीजन जो घुली हुई है वो बहुत कम होती है, इतनी होती है कि उनको अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जल्दी जल्दी उसके अंदर सांस लेना पड़ता है, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को लेना पड़ता है। लेकिन जब इंसान की बात की जाती है, जो स्थलीय जीव जंतु हैं, वो जल के अंदर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए उतनी मात्रा हमें नहीं मिल पाती जल के अंदर। इस वजह से क्या होता है, हमें वहाँ पर ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा अभाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और हम वहाँ पर मर भी सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु भी हैं जो हमारे जल और स्थल दोनों पे ही रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को लेने के लिए, ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हमें कोई ऐसा कारक चाहिए जहाँ से हमें ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल सके। तो हम हवा, यानी कि हमारे चारों तरफ की जो वायु है, उससे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति अच्छे से हो जाती है। जलीय जीव जंतुओं की जो पूर्ति है वो जल से ही हो जाती है, ठीक है, वहाँ से ही वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये श्वसन अभिक्रिया है, अब ये मनुष्य में कैसे होती है वो देखिए। अब ध्यान से देखिए, मनुष्य में कैसे होती है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसमें हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नासाद्वार की। देखिए, अब हम लिखेंगे मनुष्य में श्वसन। अब मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, सबसे पहले नासाद्वार की बात करते हैं। ठीक है, जो हमारी नोज, जो हमारी नासाद्वार होता है, वहां से क्या किया जाता है, हवा को अंदर ग्रहण किया जाता है, हवा का अंतःग्रहण किया जाता है। अब नासाद्वार में क्या होते हैं, इसमें छोटे महीन बाल होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे महीन बाल होते हैं। उनका कार्य क्या है, वो क्या कार्य करते हैं, ऑक्सीजन को छानने का कार्य करते हैं, ऑक्सीजन की जो हमारी हवा है उसकी अशुद्धियों को निकालने का काम करते हैं। क्या करते हैं, हवा को या वायु को बहुत सारी अशुद्धियों से क्या कर देते हैं, रहित कर देते हैं।
मतलब उनको वहाँ से हटा देंगे। जो छोटे हमारे मान लिया धूल के कण हैं या कोई और अशुद्धियाँ हैं, वो वहीं पर उसको छानने का कार्य करते हैं, ताकि फ्रेश एयर जो है, जो ताज़ी हवा है, वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सके। और यहाँ पर एक और कार्य होता है जो श्लेष्मा कार्य करता है। श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा इस चीज़ को, इस कार्य को करवाने के लिए उपयोगी है, श्वसन को अंदर लेके जाने के लिए उपयोगी होता है, जो महीन बालों के कणों के द्वारा अंदर जाती है। फिर यहाँ से कहाँ पर जाएगी हमारी, अब देखिए हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। नासाद्वार से होती हुई ये हमारी अंदर प्रवेश कर जाती है, और ये हमारा जो हमारा मुंह होता है उसके अंदर, यहाँ पर हमारी सबसे पहली होती है ग्रसनी। अब ग्रसनी क्या है? एक ऐसा भाग, वो भाग है ग्रसनी का जहाँ पर नासाद्वार और मुंह, ये दोनों के हिस्से जहाँ जाकर मिलते हैं, जहाँ जाकर दोनों का कॉमन एरिया जो बनता है, उसको बोला जाता है ग्रसनी। तो जब ग्रसनी होता है, ग्रसनी, इसमें क्या होता है, नासाद्वार व मुंह का क्या होता है, कॉमन सरफेस होता है कि सतह। हम लिख सकते हैं ऐसी सतह जहां पर क्या होता है, ये दोनों आकर मिल जाती हैं, वहां पर उसको ग्रसनी बोला जाता है। इसके नीचे बिल्कुल होता है कंठ, जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, हमारा जहां से हमारी आवाज निकलती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, कंठ से हमारी आवाज निकलती है, उसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है। ये हमारा कंठ होता है, और इसके नीचे ये होती है हमारी श्वास नली। क्या होती है? श्वास नली। देखिए कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप किया जाता है कि क्या श्वास नली और जो हमारी क्या होती है, जो हमारी भोजन की जो नली होती है, क्या वो दोनों एक ही होती हैं, अलग अलग होती हैं, कैसे होती हैं? एक्चुअल में दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। और जो हमारी ये श्वास नली है, इसके बिल्कुल सामने, पीछे की तरफ, सामने बिल्कुल पीछे की तरफ हमारी क्या होती है, जो जिसको हम बोलते हैं भोजन नली होती है हमारी, ठीक है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं। अब वो भोजन नली इसके पीछे है, और जो श्वास नली है ये आगे की तरफ से थोड़ी सी कठोर, लेकिन पीछे की तरफ से थोड़ी सी क्या होती है, बिल्कुल मुलायम होती है, मतलब कि थोड़ी सी हल्की मुलायम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी भोजन नली है, ताकि उसको फैलने के लिए, जब हम भोजन को खाते हैं तो फैल जाती है कई बार, तो जो फैलने के लिए उसको सरफेस प्रोवाइड करवा सके, उसको जगह मिल सके, ये यहाँ से बिल्कुल हल्की होगी, बिल्कुल नरम होती है। वो जैसे ही फैलेगी, उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरफेस मिल जाता है, ताकि खाना आसानी से नीचे चला जाए बिना किसी रुकावट के। तो बिल्कुल ऐसे होता है, समझ में आया? तो यहाँ से हमारी श्वास नली होती है। श्वास नली का कार्य क्या है? यहाँ से हमारा श्वास अंदर जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, देखिए उपास्थि वलय, ये क्या करते हैं? ये चेक करते हैं कि वो जो श्वास नली है वो निपतित ना हो। निपतित न होने का मतलब क्या है? देखिए निपतित का मतलब क्या है, जो हमारे उपास्थि वलय हैं, कि निपतित क्या है, श्वास नली का निपतित न होना, यानी कि जो खत्म न हो, जो एक होता है ना कि किसी भी चीज का नष्ट हो जाना या किसी भी चीज का गिर जाना, उसको हम बोलते हैं। तो निपतित न हो, ताकि कोई ऐसी, मतलब कि वो सिर्फ चेक करेंगे कि वहां से प्रॉपरली हमारी हवा नीचे जा रही है या नहीं जा रही है, यानी कि ऑक्सीजन नीचे जा रही है या नहीं जा रही है, कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये वर्ड याद रखना है। उसके बाद ये हमारी जो, जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ से ये हमारी चली जाती है इन श्वसनी में, इनको क्या बोलते हैं? श्वसनी। देखिए फिर ये हमारी जाएगी श्वसनी में। अब श्वसनी का कार्य क्या है? देखिए श्वसनी आगे चल के, ये हमारी आती है श्वसनी, आगे चलकर ऐसे दो भागों में बट जाती है, ठीक है। ये हमारी दो भागों में बट जाएगी ऐसे, ये एक इस तरफ चला गया और एक इस तरफ, ये श्वसनी होती है। फिर ये श्वसनी आगे चल के और बहुत सारी छोटी छोटी श्वसनिका में बदल जाती है, बहुत सारी और छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बदलती जाती है। ये यहाँ से फिर होती हुई ऐसे, यहाँ से होती हुई हमारी ऐसे बढ़ती जाएगी, यानी छोटे छोटे और हिस्सों में वो बढ़ती जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? श्वसनिका बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? श्वसनिका बोलते हैं। अब यहाँ से होती हुई श्वसनिका के बिल्कुल लास्ट में कुपिका कोष होता है, जहां पर ये देखिए श्वसन, जो हमारी ये श्वसन श्वसनिकाएं हैं, यहाँ से आती हुई हमारी, ये हमारे लास्ट जाकर इसको बोला जाता है कुपिका। क्या बोला जाता है? कुपिका। अब इनके लास्ट में छोटे छोटे ऐसे गुब्बारे की तरह ऐसे लगे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कुपिका। क्या बोलते हैं?
कुपिका बोलते हैं इनको। अब कुपिका का क्या कार्य है देखते हैं। कुपिका, देखिए श्वसनी को हमने देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं श्वसनिकाओं की। श्वसनिकाओं को हम लिखेंगे कि श्वसनिकाएं जो है वो श्वसनिका के द्वारा बहुत छोटे छोटे भागों में बढ़ती जाती है ताकि ऑक्सीजन आगे, एयर जो हमारी आगे चलती जाए चलती जाए चलती जाए। पूरे ये हमारे होते हैं जो हमारी पसलियां होती हैं, इनके नीचे फुफ्फुस जिनको बोलते हैं, फेफड़े होते हैं हमारे, और यहाँ से हमारी होती हुई ये कुपिका के लास्ट में पहुंच जाती है। अब बात करते हैं कुपिका क्या कार्य करती है। कुपिका ये क्या होती है, ये एक बैलून टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसका बैलून का मतलब होता है कि गुब्बारे की तरह। ये क्या होती है, एक गुब्बारे की तरह होती है, जिसका कार्य क्या है, ये एक क्षेत्रफल प्रोवाइड करवाती है, एक क्षेत्रफल हमें देती है ताकि यहीं से क्या हो सके, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो सके। ये एक क्षेत्रफल हमें क्या करती है, प्रोवाइड करवाएगी ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनका आदान प्रदान किया जा सके। देखिए यही वो जगह है जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेल यानी कि कोशिकाओं से आती है और उसमें चली जाती है, यानी कि आदान प्रदान जो है वो किया जाता है। तो यहां पर क्या होगा, ये हमें क्या करेगी, क्षेत्रफल दिलाती है, और उस क्षेत्रफल के द्वारा क्या किया जाता है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। अब देखिए आदान प्रदान कैसे होगा, ये हमारी, जैसे ये हमारी यहाँ पर क्या आती है, ये हमारी आ गई वो श्वसनिकाएं हैं, ठीक है। यहाँ से ये हमारे गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर हैं, उनको ऐसे दिखाया गया है, जिनको हम बोलते हैं कुपिका। ये हमारी वो कुपिका है। अब इन कुपिकाओं के नीचे देखिए, ये जो हमें जाल सा जो दिख रहा है इस तरीके से, उसमें वो कुपिका होती है। ये कुपिका क्या होती है कि जब फैल जाती है, जब ये बिल्कुल फैल जाती है, तब इसका जो सरफेस है, जो इसकी सतह है, वो बिल्कुल पतली होती जाती है, और वहां से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान आसान हो जाता है। और उसके बाहर की तरफ धमनियां होती हैं, जहां से हमारी, जिनके अंदर हमारी क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं में क्या करती है, यहां से क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे हमारी कोई बैलून लाइक स्ट्रक्चर था, हमारा कोई गुब्बारे की तरह, जैसे कोई भी हमारी कुपिका थी, उसमें से क्या होगा, जैसे ही उसके अंदर ऑक्सीजन एंटर करेगी, ऑक्सीजन एंटर करने के बाद उसके अंदर जो हमारी हवा जाएगी, ये फैल जाती है, पतला सरफेस हो जाता है, और इसके बाहर ऐसे धमनियां होती हैं। उनमें क्या होती हैं आपकी, उनमें आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका होती है, उसको क्या करती है, ये यहाँ से फिर उनको ऑक्सीजन देती है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेती है, खींच लेती है। और इस प्रकार से जो हमारे शरीर से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका के द्वारा फिर हमारी किस में, श्वसनिकाओं में, फिर श्वसनी में, फिर कंठ से होती हुई बाहर निकल जाती है। और ऑक्सीजन जो है वो मुंह से होती हुई, जो मतलब कि नाक से होती हुई हमारी, यहाँ से कंठ से होती हुई श्वसनी में, श्वसनी के बाद श्वसनिकाओं में, उसके बाद फिर हमारी यहाँ से होती हुई, कुपिका से होती हुई चली जाती है कोशिकाओं में। और फिर कोशिकाएं हमारे पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और हर जगह जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा पाती हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सारा कार्य होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, श्वसन का पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। तो आज लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि श्वसन जो है वो क्या है। देखिए श्वसन, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि श्वसन जो है उसको दो तरह से बांटा जाता है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। ये भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये टॉपिक हमारा बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ये क्या है। वायवीय श्वसन किसे कहेंगे, जो वायु की उपस्थिति में हो, और अवायवीय किसे कहेंगे, जो वायु की उपस्थिति में न हो। हमने देखा था, मैंने आपको जब बताया था में, ये जो हमारे केस थे, ये केस पहला केस और दूसरा केस,
एक में ऑक्सीजन की कमी थी, एक में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अनुपस्थिति का मतलब ऑक्सीजन ही नहीं थी। तो ये दोनों केस होते हैं हमारे अवायवीय श्वसन। क्या होता है? अवायवीय श्वसन। और ये होता है हमारा वायवीय श्वसन। जो हम कार्य करते हैं, हमारा शरीर कार्य करता है, वो इस केस में करता है, वायवीय श्वसन में। ये केस हमारे अंदर तब होता है जब हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए वायवीय और अवायवीय श्वसन। तो इसके बारे में हम लिखते हैं। अब वायवीय श्वसन कैसे बताते हैं? जाहिर सी बात है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ये क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति व कमी में होता है। ठीक है, ये हमारा पहला यहां पे हो गया। दूसरा हम पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं कि वायवीय श्वसन में क्या होता है। वायवीय श्वसन में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, इन तीन चीजों का निर्माण होता है। और ये चीज हमारी एटीपी की फॉर्म में निकलती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। और यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और कमी में क्या क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। ठीक है, या फिर हमारा क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, और यहां पर ऊर्जा निकलती है। तीसरा, इसमें ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा निकलती है। इस केस में ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इस केस में जो ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है। फिर हम बताएंगे कि वायवीय श्वसन जो हमारा होता है, इसके उदाहरण वायवीय श्वसन जो होता है हमारा, जैसे मानव हो गया, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य में या जीव जंतुओं में। अवायवीय श्वसन के लिए हमें यीस्ट याद रखना है। यीस्ट का हमने एग्जांपल दिया था, जो मैंने आपको बताया था, स्पंजी बनाने के लिए ब्रेड्स को यीस्ट में होता है। और ये हमारा होता कहाँ पर है, ये हम बताएंगे। ये दोनों हमारे, ये केस होता है हमारा किस में? यीस्ट में। हम इसका लिख सकते हैं यीस्ट। इसका हम बताएंगे कि ये हमारा होता है कहाँ पर? ये हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये हमारा कहाँ होता है? ये हमारा होगा कोशिका द्रव में। ठीक है, तो ये हमारा किस में होता है? कोशिका द्रव में होता है। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने ये भी देखा कि मानव कैसे हुआ, वो हमने जैसे पॉइंट में क्या चीज थी और उसका क्या कार्य था। बस ये चीजें जब आप प्रॉपरली समझते जाओगे, अच्छे से देखते जाओगे हर एक चीज को, तब आपको समझ में आता जाएगा कि क्या चीज हमने पढ़नी है, पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या बार बार में बताना है। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ग्लूकोज जो पायरुवेट में बदलती है और ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर हमारी तीन यहाँ पर अभिक्रियाएं होती हैं, उन तीन अभिक्रियाओं में क्या क्या होता है वो हमने पढ़ा। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।